कल की क्लास में हम रोग की परीक्षा जो है बता चुके थे आप लोगों की। रोग की परीक्षा 3 प्रकार से करते हैं। डीएसपी बताया था मैंने, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न से। आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं रोग की परीक्षा। रोग की परीक्षा बेटा आप लोग ऐसे समझिए कि N+PLUS, निदान, पूर्व रूप, लक्षण, उपसय और संप्राप्ति। मैंने आपको बता दिया ये 5 चीजें ऐसी होती हैं जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति में हम रोग की परीक्षा करते हैं। निदान क्या होता है, पूर्व रूप क्या होता है, लक्षण क्या होता है, उपसय क्या होता है, संप्राप्ति क्या होती है। इन सब के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि चीजें क्या है कैसे हैं। हम अगले श्लोक पर चलते हैं। जैसे यहाँ बताएगा देश भेद का वर्णन। देश भेद का अनुसार ये होता है कि बेटा जैसे जनरल लैंग्वेज में देखा जाए तो कहते हैं कि ये लैंड्स के हिसाब से होता है देश, लेकिन आयुर्वेद में बताया गया है एक होता है भूमि देश, एक होता है देह देश। भूमि देश का मतलब ये होता है कि जैसे हम बात करें उत्तर प्रदेश की बात करें, हम बिहार की बात करें, हम राजस्थान की बात करें, ये भूमि के हिसाब से देश है। देह देश की बात करेंगे तो देह के हिसाब से जैसे होता है हमारा जैसे हमारा चेस्ट हो गया, एब्डोमेन हो गया, ये सब जो पार्ट होते हैं हमारे ये देह देश होते हैं। तो आगे हम बताते हैं आपको भूमि देश। भूमि देश, तो भूमि देश जो मैंने आपको बताया कि रीजन के हिसाब से जो रीजनल हिसाब जो क्लासिफिकेशन जो है, जंगल देश होता है, अनुप देश होता है, साधारण देश होता है। यहाँ पर हम देखेंगे श्लोक में जांगलम वात भूयिष्ठम अनुपम तू कप उर्वरम साधारणम सममलम त्रिधा भूदेशम अधिशेत। यहाँ पर आचार्य वाघभट्ट जी कहते हैं कि जो भूमि देश होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होता है? जंगल होता है, वात, जो जंगल होता है वो वात भूयिष्ठ होता है। वात भूयिष्ठ मतलब होता है बेटा कि यहाँ पर हवा ज्यादा चलती है। ठीक है। अनुपम तो कप उर्वरम, जो अनुप प्रदेश होता है वो कैसा होता है? कप दोष की प्रधानता होती है वहां पर। ओके। साधारणम सममलम, जो साधारण देश होता है वहां पर तीनों दोष जो होते हैं समान अवस्था में रहते हैं। ये रहा भूमि देश का वर्णन। ठीक है। जंगल देश का आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया है कि जंगल देश जैसे रूखा सूखा मरुस्थल, जैसलमेर बीकानेर वाला एरिया, यहाँ पर हवाएं बहुत ज्यादा तेज चलती हैं तो वात प्रधान होता है। आनुप देश का मतलब क्या होता है? जहाँ पर बारिश सुबह शाम दोपहर बारिश चल रही है, जैसे बंगाल की खाड़ी, असम। तो यहाँ पर क्या होता है? ये कफ प्रधान वाले होते हैं। और साधारण देश कैसा देश होता है? जहाँ पर सारे दोष जो होता है वो सम अवस्था में होते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, ये सब साधारण देश में आते हैं। यहाँ पर बेटा एक बात आपका देखनी है कि जो ये देश होते हैं ना, साधारण देश, यहाँ पर जो अधिकांश रोग नहीं होते हैं। ओके। क्योंकि जंगल देश जो था वो वातज प्रधान था, आनुप देश जो था वो कफज प्रधान था, और जो साधारण देश होता है इसमें क्या होता है कि वात आदि जो सभी दोष होते हैं वो सम अवस्था में रहते हैं। इसलिए आपको पता है कि समधातु प्रकृति है ये। तो समधातु प्रकृति क्या होती है? श्रेष्ठ मानी गई है, उत्तम मानी गई है। ठीक है। अब आते हैं बेटा हम नेक्स्ट श्लोक पर, जहां पर आपको बताया गया है काल। काल मतलब क्या होता है? समय। यहाँ पर बताया गया है कि समय के भेद। समय मतलब आप जैसे हम लोग पढ़ते थे टेंस, ना पढ़ते थे ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं कि काल 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्षणिक, दूसरा होता है रोग की अवस्था। देखो यहाँ लिखा है क्षण, और एक लिखा है व्याधि अवस्था। मिला ना? तो क्षणिक अवस्था क्या होता है बेटा? जैसे है जो सुबह दोपहर शाम, ये क्षणिक अवस्था है। व्याधि अवस्था क्या होता है? व्याधि अवस्था क्या होता है कि तुम स्वस्थ हो, कि कोई रोग हुआ है तुम्हें। रोग तुम्हारा जो हुआ है वो एक्यूट है या क्रोनिक है, तो वो रोग की अवस्था होती है। आयुर्वेद में काल के 2 भेद बताए गए हैं, क्षणिक और अवस्थिक या व्याधि अवस्था। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं। अच्छा, इनका क्या महत्व है? काल का अगर महत्व देखा जाए तो बेटा यहाँ लिखा है कि भेषज योग कृत है।
काल को ही देख कर ना चिकित्सा करते हैं हम। काल को देखकर ही चिकित्सा करते हैं। यहाँ पर जो वक्तव्य में छोटे छोटे श्लोक आते हैं, अरे सॉरी, छोटे छोटे जो ये कोटेशन आते हैं, अहोरात्र क्या होता है, मुहूर्त क्या होता है, याम क्या होता है, पक्ष क्या होता है, बेटा इन सबको आप ना मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप इनको देखा करो। फिर हम आते हैं औषधि के भेद। औषधि का भी आया था, द्रव्य के भेद पीछे आया था ना, यहाँ पर आया है औषधि के भेद। देखो श्लोक में क्या करा है कि औषधि के तीन भेद बताए गए हैं, शोधन और समन। ओके, दो ही, सॉरी दो, शोधन है और समन है। कुछ औषधियाँ इस प्रकार की होती हैं जो हमारे शरीर से दोषों को निकाल देती हैं। जैसे हमारे शरीर में कि सर्दियों के टाइम पर क्या होता है, कफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो हम कफ को क्या करते हैं, निकाल देते हैं, तो उसको कहते हैं शोधन। ठीक है। और समन क्या होता है कि कोई दोष जो बढ़ा हुआ है, जो उभड़ा हुआ है, उसको शांत कर दो। निकालना नहीं है शरीर से, उसको वहीं शांत कर दो, उसको कहते हैं समन क्रिया कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, उम्मीद रखता हूँ। आगे चलता हूँ। आगे आगे का जो होता है तो शारीरिक दोषों की चिकित्सा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने पढ़ा था शारीरिक दोष होता है, एक होता है मानसिक दोष होता है। तो यहाँ पर शारीरिक दोषों की चिकित्सा कैसे करते हैं, श्लोक में देखेंगे। पहले पहले हिंदी समझेंगे कि जो शारीरिक दोष होते हैं बेटा, शारीरिक दोष कितने होते थे, तीन दोष होते थे, वात पित्त कफ। तो वात दोष की चिकित्सा कैसे करेंगे, बस्ती से। पित्त दोष की चिकित्सा कैसे करेंगे, विरेचन से। कफ दोष की चिकित्सा करेंगे बमन से। क्या होता है बस्ती, क्या होता है विरेचन, क्या होता है बमन, मैं समझाता हूँ आपको। बमन मतलब होता है बेटा, क्या होता है, इमेसिस, उल्टी कराते हैं ना, बमन का उसको उसको बोलते हैं बमन करवाना। ठीक है। विरेचन क्या होता है बेटा, ये होता है परगेशन। हम क्या कहते हैं ना कि औषधि द्रव्यों को देकर आपको ना लैट्रिन के रास्ते, मतलब आपको क्या आता है कि मैक्सिमम टाइम आपको फ्रेश कराया जाता है, तो उसको लैट्रिन कराया जाता है, तो उसको कहते हैं विरेचन। ठीक है। और बस्ती क्या होता है बेटा, बस्ती होती है आपको एनिमा देते हैं, आपने सुना होगा एनिमा देते हैं, आपके एनल रूट के थ्रू एनिमा दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है बस्ती प्रयोग। ठीक है। ये होती है आपके शारीरिक दोषों की चिकित्सा। ये मुख्य चिकित्सा होती है, ये प्रधान चिकित्सा होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वात की चिकित्सा क्या होती है, तो वह से वात, वह से बस्ती। पित्त की चिकित्सा क्या होती है, तो पित्त की चिकित्सा कराते हैं विरेचन से। विरेचन मतलब क्या होता है, परगेशन, लग्जेटिव देकर या कुछ भी और देकर उसको हम परगेट कराते हैं। कफ दोष की चिकित्सा क्या होती है, तो कफ दोष में क्या कराते हैं, बमन करवाते हैं। ठीक है। ये तो रही चिकित्सा की बात। अब कुछ द्रव्यों का इस्तेमाल करके उनको शमन करा जाता है। जैसे कि वात दोष होता है ना, उसमें हम तेल का कराते हैं। पित्त दोष में क्या करते हैं, घृत का कराते हैं। कफ दोष में क्या करते हैं, मधु का प्रयोग कराते हैं। तो ये चिकित्सा कर्म ऊपर बताया गया और नीचे चिकित्सा द्रव्य बताया गया है कि वात दोष अगर किसी में बढ़ा हुआ है, तो तुम चाहो तो बस्ती करवा दो, या तो तुम तेल का प्रयोग करवाओ। पित्त दोष की अगर चिकित्सा करनी है तो तुम चाहे विरेचन करवा दो, या तो घृत का सेवन करवा दो। कफ दोष का बढ़ा हुआ है तो तुम चाहे बमन करवा दो या फिर समन करवा दो। तो जो बमन, विरेचन और ये बस्ती आ रहा बेटा, ये तो शोधन क्रिया हो गई। और जो ये तेल का प्रयोग, घृत का प्रयोग, मधु का प्रयोग हम करवा रहे हैं, ये समन चिकित्सा हो गई। शोधन मतलब ये होता है कि दोषों को शरीर से बाहर निकाल देता है। और समन मतलब क्या होता है, दोषों को उनके स्थान पर उनको वहीं पर दबा देता है, उनको शांत कर देता है, वो दोष शांत अवस्था में चले जाते हैं, उनको कहते हैं समन करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मानसिक दोषों की चिकित्सा। मैंने आपको बताया था बेटा कि शारीरिक दोष होते हैं, मानसिक दोष होते हैं। शारीरिक दोषों में वात पित्त कफ की चिकित्सा भी हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं मानसिक दोषों की चिकित्सा। श्लोक देखेंगे बेटा क्या कह रहा है यहाँ पर। पहले सबसे पहले हम जानेंगे मानसिक दोष आए कितने थे, तो मानसिक दोष आए थे दो। एक रज था और एक तम था। रज मतलब क्या होता है बेटा, कि रज मतलब होता है कि अटैचमेंट, अफेक्शंस, उसको कहते हैं रज। तम मतलब क्या होता है बेटा, तम मतलब होता है कि एक्सेसिव, मतलब कहते हैं ना कि हम आलसी टाइप के जो लोग होते हैं, उनको बोलता है तमस। तो ये मानसिक एक प्रकार का दोष हो, दो दोष होते हैं ये। इसकी चिकित्सा कैसे करेंगी, इसकी चिकित्सा करने के लिए आचार्यों ने बताया था धी, धैर्य, आत्मा, आदि विज्ञान, मनो औषधम परम। जो ये है, ये मन को या मानसिक दोषों को शांत करने के लिए परम औषधि बताई गई है। क्या क्या बताई गई है, धी, धैर्य, आत्मा, आदि विज्ञान। आत्मा आदि विज्ञान मतलब ये होता है बेटा कि कौन मेरा है, क्या मेरा बल है, यह कौन सा देश है, कौन मेरे हितैषी है, कौन मेरे सहायक है, इसको जानो, इसको जानो। अगर आप जान जाते हो तो आपका मानसिक जो है दोष शांत हो जाता है वो।
ठीक है। हम नेक्स्ट आते हैं मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का, जो आपके एग्जाम में आपके पूछा जाता है। वो क्या पूछा? चिकित्सा के चार पाद। बेटा चिकित्सा के चार पाद मतलब क्या होता है? जैसे आप एक पास, आपके पास एक टेबल होगा, या स्टूल हो, या फिर डेस्क हो, मेज हो, हर चीज में आप देखोगे कि आपको एक चार जो होते हैं उसके ना पाद, पाद मतलब पैर मिलते हैं, जिसके सहारे वो टेबल हो, मेज हो, या चारपाई हो, कुछ भी हो, वो एक जगह शांति से स्थिर होकर बैठे, जिसका उपयोग हम ला सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे वहाँ आयुर्वेद में चिकित्सा के चार पाद बताए गए हैं। किसी बीमार व्यक्ति की बीमारी ठीक करने के लिए हमारे पास चार चीजें होने बहुत जरूरी है। क्या होना चाहिए बेटा? पहले हिंदी देखेंगे, आप समझो, आप अपने दिमाग सोचो कि किसी बीमार व्यक्ति को उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए हमारे पास चार चीजें क्या क्या होनी चाहिए। पहली चीज तो आपके पास वैद्य डॉक्टर होना चाहिए। दूसरी चीज होता है आपके पास ड्रग्स होनी चाहिए, वो द्रव्य होना चाहिए जिसको जिसको थ्रू आप ट्रीट करोगे। तीसरी चीज होता है कि उस पेशेंट का एक अटेंडेंस होता है, अटेंडेंस होता है ना, उसका अटेंडेंट गार्जियन उसके साथ आना चाहिए। चौथा चीज की रोगी होना चाहिए। अरे रोगी अगर नहीं रहेगा तो चिकित्सा किसकी करोगे आप? तो रोगी का होना भी बहुत जरूरी होता है। तो ये चिकित्सा के चार पाद इनको कहा गया है कि कौन कौन को? भिषग, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी। ठीक है। इसको याद कर लो, आपका बी डी यू आर। भिषग, द्रव्य, उपस्थाता और क्या होगा ये? रोगी। श्लोक देखेंगे, मैं आपसे कहता हूँ कि श्लोक आप याद करने की कोशिश करिए। भिषग, द्रव्य, उपस्थाता, रोगी, पाद चतुष्टयम, चिकित्सत्य निर्दिष्टम, प्रत्येकम तत् चतुर्गुणम। बहुत अच्छी लाइन। ये कह रहा है कि चिकित्सा के चार पाद होते हैं बेटा, लेकिन प्रत्येकम चतुर्गुणम, इन चारों के भी चार चार गुण होते हैं। चतुर्गुणम, चार चार गुण होते हैं। प्रत्येकम, प्रत्येक के, इन चारों के भी चार चार गुण होते हैं। मैं आपको बता दूं कि भिषग मतलब वैद्य, द्रव्य मतलब वो औषधि द्रव्य की बात कर रहे हैं। उपस्थाता मतलब बेटा होता है कि जो गार्जियन, जो अटेंडेंट होता है, उसकी बात हो रही है। और रोगी मतलब होता है बेटा पेशेंट की बात होती है। ये चार चिकित्सा के चार पाद होते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि इन चारों के भी चार चार गुण होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि इस वैद्य के चार लक्षण क्या होना चाहिए। तो वैद्य जो होता है बेटा, वैद्य को क्या होना चाहिए? आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है दक्ष। दक्ष मतलब होता है ना कि जो वैद्य होता है ना, उसको अपने चिकित्सा कर्म में ना एकदम एक्सपर्टाइजेशन होना चाहिए। कार्डियो का डॉक्टर है तो कार्डियोलॉजिस्ट हो, नेफ्रो का हो तो नेफ्रोलॉजिस्ट हो, न्यूरो का डॉक्टर हो तो न्यूरोलॉजिस्ट हो। मतलब वो अपने काम में एकदम कुशल हो, एकदम एक्सपर्ट हो। दूसरा होता था तीर्थ। तीर्थ मतलब जो यहाँ शब्द आया है ना, तीर्थ मतलब ये होता है कि जो जिस साइंस को उसने पढ़ा हो, न्यूरोलॉजी अगर पढ़ी हो ना, तो न्यूरोलॉजी का उसको अच्छे से ग्रहण किया, उसके अर्थ को वो जानता हो, अच्छे से जानता हो। तीसरा बेटा है हमारा दृष्ट कर्मा। दृष्ट कर्मा मतलब होता है कि देखा, दृष्ट मतलब देखना, कर्म मतलब कर्म को। मतलब जो चिकित्सा की विधि होती है, जो न्यूरो, अगर मान लीजिए न्यूरो कोई कोई न्यूरोलॉजिस्ट है, तो जो न्यूरोलॉजी में उसने जो चिकित्सा पढ़ी होगी, जो उसने ट्रीटमेंट पढ़ा होगा, उसको बार बार उसने देखा हो, कैसे सर्जरी की जाती है उनको देखा हो वो। चौथा होता था सूची। सूची मतलब होता है पवित्र, शरीर से और आचरण से पवित्र होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पेशेंट के साथ वो बदतमीजी के साथ पेश आए। ठीक है। तो ये वैद्य के चार लक्षण हो गए। क्या हो गए? हम आपको एक बार फिर से दिखाना चाहते हैं श्लोक में। कह रहा है कि दक्ष, देखो यहाँ पर, दक्ष, तीर्थ, शास्त्रज्ञ, दृष्ट कर्मा, अशुचि। ये चार आपके पास क्या हो गए? वैद्य के चार लक्षण हो गए। दक्ष मतलब मैंने क्या बताया आपको कि चिकित्सा कर्म में आपको कुशल होना चाहिए। तीर्थ मतलब क्या होता है कि जो चिकित्सा शास्त्र है, जिस शास्त्र का उसको ज्ञान है, न्यूरोलॉजी का, तो उसको पूरे अच्छे से उसको अर्थ को ग्रहण किया हो। दृष्ट कर्म क्या होता है कि मतलब मल्टीपल टाइम्स वो सर्जिकल प्रोसीजर को देखा हो। सूची मतलब क्या होता है कि जो आचरण से पवित्र हो। नेक्स्ट बात करते हैं औषधि द्रव्य के चार लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो औषधि द्रव्य के चार लक्षण कौन कौन बताया है कि बहुकल्प, बहुगुण, संपन्न और योग्य। बहुकल्प का मतलब क्या होता है बेटा कि मतलब जो ड्रग्स होनी चाहिए ना, उसकी बहुत सारे फॉर्मुलेशन होने चाहिए। मतलब कि वो पीने के फॉर्म में हो, टैबलेट के फॉर्म में हो, है, चाटने के फॉर्म में हो, चूर्ण के फॉर्म में हो। मतलब बहुकल्प मतलब होता है ना कि अनेक कल्पनाओं में हो। अनेक कल्पना मतलब क्या होता है यहाँ पर बेटा? अलग अलग फार्मूलेशन हो उसके। ऐसा नहीं है कि इस मेडिसिन के सिर्फ और सिर्फ जो होती है कि टैबलेट ही मिलेंगी, हम ओरली खा सकते हैं, नहीं। जरूरत पड़ेगी तो उसका इंजेक्शन भी लगाएंगे उसी मेडिसिन की। तो बहुकल्प होनी चाहिए। बहुगुण मतलब क्या होता है कि जो सभी गुणों से संपन्न हो। संपन्न मतलब क्या होता है कि जो ड्रग्स होती है ना, जिनमें उसमें जो केमिकल्स होते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, वो पूर्ण रूप से उसमें हो।
उस ड्रग्स में वो गुण जो होते हैं वो होने चाहिए। योग्य मतलब क्या होता है कि वो जो औषधि है ना, वो रोग हो या रोगी हो, इन सब के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रोग जो होती है हम ड्रग्स, शायद शुगर बीमारी है शुगर की, हम ड्रग्स दे रहे हैं बीपी की। तो रोग और रोगी की इनके अनुकूल होनी चाहिए। तीसरी बात करते हैं हम परिचारक के लक्षण। परिचारक का मतलब नहीं सकता उपस्थाता, यानी कि अटेंडेंट। उसके क्या चार लक्षण होते हैं तो यहाँ पर श्लोक में लिखा गया है। पहले हिंदी जानेंगे। अनुरक्त। अनुरक्त मतलब क्या होता है बेटा, जो अटेंडेंट होना चाहिए ना वो रोगी से प्यार करने वाला हो, रोगी से स्नेह करने वाला हो। ऐसा नहीं क्योंकि पेशेंट है, उसकी हरकतें थोड़ी सी ऊपर नीचे होंगी तो आप उससे प्यार करने वाला चाहिए उसके साथ। ऐसा नहीं है कि तुम उसके साथ थोड़ा देख लो, मतलब उसको वोमिटिंग हो रही है, उसको कुछ टॉयलेट हो रही है तो आप देखो आपको घृणा हो रही है, नहीं। रोगी से स्नेह करने वाला हो, शुचि हो। शुचि मतलब क्या होना चाहिए कि उसको पवित्र होना चाहिए, मतलब साफ सफाई का ध्यान रखे। दक्ष होना चाहिए। दक्ष मतलब क्या होता है बेटा, कुशल। कुशल होना चाहिए उसको, कोई काम करने में वो कुशलता होनी चाहिए उसको। बहुत धीमान भी होना चाहिए कि बुद्धिमान इसलिए होना जरूरी है, क्यों होना जरूरी है कि पेशेंट की को दवा कब देनी है, कौन सी दवा कब खिलानी होती है, कितने टाइम के बाद डॉक्टर से क्या बताना है तो क्या समस्या हो रही है, इसके हिसाब से। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा, रोगी के चार लक्षण क्या क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए आयुर्वेद में थोड़ा सा आपको अलग लगेगा कि रोगी के चार लक्षण में इन्होंने बताया आढ़। आढ़ मतलब ये होता है बेटा ना, जन धन आदि से संपन्न। जिन बंदों के पास पैसा हो, रुपया हो, लोग हो, वही रोगी होना चाहिए। मतलब रोगी के वो लक्षण है उनको वो होना चाहिए। अगला है भिषग वश। भिषग वश से मतलब होता है वैद्य की आज्ञा के अनुसार भिषक के भी बस में हो। भिषक मतलब वैद्य, वैद्य के बस में हो, मतलब यानी कि जो वैद्य जी बोले हैं उसको वो अच्छे से करे। अगर वैद्य जी ने कहा कि नहीं तुम्हें ठंडा पानी नहीं पीना है, तुम्हें आइसक्रीम नहीं खाना है, तो तुम्हें नहीं खाना है। ज्ञापक। ज्ञापक मतलब होता है कि वो बता पाए कि मुझे ये समस्या हो रही है। अपनी प्रॉब्लम ही नहीं बता पाओगे, अगर आप बोल ही नहीं पा रहे हो, अपनी समस्या बता ही नहीं पाओगे, तो आपका वैद्य क्या ट्रीटमेंट करेगा आपका। चौथा होता है सत्ववान। सत्ववान मतलब क्या होता है बेटा, कि सत्व मतलब कहते हैं कि इनकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत हाई है, इनकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। मतलब छोटे मोटे चीजों से इनके साथ, छोटी मोटी बीमारियों के साथ, छोटे मोटे समस्याओं से वो घबराने वाला नहीं होता है, तो उसको कहते हैं सत्ववान बोलते हैं आपको। तो मैंने आपसे यहाँ बता दिया कि अ, चिकित्सा के चतुष्पाद बताया मैंने आपको। चिकित्सा के चतुष्पाद में कौन कौन से होते हैं तो आपको बता, बी दूर, बी से हो गया भिषग, डी से हो गया दृग, यू से हो गया उपस्थाता, आर से हो गया रोगी। इन चारों के चार चार लक्षण के बारे में हमने पढ़ा। तो इनको हो गया चार, और फोर 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 इंटू फोर कितना हो जाएगा 16। तो इसको कहते हैं बेटा 16 पाद। चिकित्सा के चतुष्पाद कह दो या 16 पाद बोलते हैं हम। एग्जाम में आपको पूछता है, वाइबा में पूछता है। मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप इस सारे श्लोक को याद कर लेंगे। नेक्स्ट हम क्या आते हैं बेटा, नेक्स्ट हम आते हैं साध्य असाध्य के अनुसार व्याधि के भेद। मतलब जो बीमारी है मरीज को, वो क्योरेबल है क्या इनक्योरेबल है, वो ट्रीटेबल है कि अनट्रीटेबल है, तो उसके अनुसार जो होती है बेटा ना व्याधि के भेद बताए गए हैं। तो व्याधि दो प्रकार, मोटा मोटा आप पहले देखिए, व्याधि दो होती है, क्योरेबल होगी या इनक्योरेबल होगी। क्योरेबल मतलब होता है बेटा साध्य। क्योरेबल क्या होता है, साध्य होता है। साध्य मतलब ये सही हो जाएगी। असाध्य मतलब होता है कि सही नहीं होगी। आप अभी ये देखिए, हिंदी देखिए आप खाली आप, कि बीमारियां दो प्रकार की होती हैं, एक साध्य क्योरेबल, एक असाध्य इनक्योरेबल। फिर आगे चल के साध्य बीमारियां जो होती हैं, एक सुख साध्य होती है, एक क्लिष्ट या कष्ट साध्य होती है। सुख साध्य मतलब क्या होता है कि जो इजिली ट्रीटेबल हो जाए, आसानी से चिकित्सा जिसकी हो जाए, वो सुख साध्य होती है। क्लिष्ट साध्य क्या होता है बेटा, जिसकी ट्रीटमेंट में थोड़ी सी कठिनाई है, थोड़ा कष्ट हो, पेशेंट को, मरीज को थोड़ी समस्या हो, पर बीमारी ठीक हो जाएगी अल्टीमेट, उसको कहते हैं क्लिष्ट साध्य कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से असाध्य के भी दो भेद बताए गए हैं। एक याप्य होता है। याप्य का मतलब ये होता होता कि कुछ दिन चिकित्सा करोगे आप तो पेशेंट कुछ दिन तक जिंदा रहेगा। हम्म। ठीक, मतलब वो असाध्य कैटेगरी में है, उसको कंप्लीटली ट्रीट नहीं कर सकते हैं, मतलब लेकिन हाँ ड्रग्स पर उसको जिंदा रख सकते हैं। जैसे शुगर के मरीज होते हैं, डायबिटीज के, वो सॉरी, हाइपरटेंशन मतलब बीपी के मरीज होते हैं, तो उनकी हम देखिए कंप्लीटली उनको ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको ड्रग्स के बेस पर, ड्रग्स के खिलाकर उनको हम कुछ दिन तक उनको हम स्वस्थ पूर्वक उनको रख सकते हैं।
ठीक है। और दूसरा असाध्य के बेद होता है अनुपक्रम, अर्थात इसका मतलब होता है कि चिकित्सा के अयोग्य है, मतलब अब तुम जवाब दे दो कि भैया हम इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। जब डॉक्टर जवाब देता है कि नहीं, जैसे मैलिग्नेंसी होती है ना, कैंसरस पेशेंट होते हैं, मान लिया उनका एडवांस स्टेज में पहुंच गया वो, अब उसका ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते हैं, तो डॉक्टर कह देता है कि अभी इनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, आप इनको लेके जाइए घर पर, इनका सेवा पानी करिए। ऐसी अवस्था में उनको हम कहते हैं अनुपक्रम, यानी कि प्रत्याख्य, जवाब देकर चिकित्सा करने योग्य। मतलब भैया हमारा कोई भरोसा नहीं है इनका, कोई हम चिकित्सा जरूर कर रहे हैं लेकिन कोई भरोसा नहीं है इनका। ठीक है। हम आपको श्लोक दिखाना चाहेंगे, श्लोक देखना चाहिए इसका, तो मैं आपको इसका श्लोक दिखा देना चाहता हूँ। श्लोक देखिए। साध्यो असाध्य इति व्याधिर्द्विधा, व्याधि के दो भेद होते हैं, एक होता है साध्य होता है, एक होता है असाध्य होता है। तव तो पुनर्द्विधा, फिर से वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है सुख साध्य होती है, एक होती है कृच्छ साध्य होती है। और उसके असाध्य वाले के दो भेद कौन कौन होते हैं? याप्य होता है और अनुक्रम होता है। ठीक है, ये होता है बेटा। फिर हम आते हैं इनको क्या होता है, सुख साध्य क्या होता है, कृच्छ साध्य देखते हैं। सर्व औषध क्षमे देहे यूनः पुंसो जीत आत्मनः, सभी औषधियां से देने के बाद जो पेशेंट को ठीक कर सकते हैं उनको हम सुख साध्य कहते हैं। जो पुरुष को हो जाता है उसको सुख साध्य कहते हैं, और जो नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, कृच्छ असाध्य कृच्छ साध्य कहते हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे बताया गया सुख साध्य, ये जो बताया गया है ना, सुख साध्य रोग के लक्षण और किस साध्य रोग के लक्षण, इनको भी देखिए, आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि नहीं, आपको मैं पढ़ा दे रहा हूँ, सोच रहा हूँ इसको। ठीक है। पढ़िए, आप हिंदी पढ़िए इसका, पहले हिंदी जा रही है। सुख साध्य रोग कौन से होते हैं, देखिए ध्यान से, अच्छे से देखिएगा इसको। सुख साध्य रोग, जिस रोगी का शरीर सभी प्रकार की चिकित्सा विधियों को सहन करने में समर्थ हो, मतलब कुछ भी आप ट्रीटमेंट करिए, वो उसका ट्रीटमेंट आप आराम से कर लो। जो बालक हो, युवक हो, जो जितेंद्रिय हो, अपने इंद्रियों पर जो जीत लिया हो, मतलब जिनको ये डर ना हो कि नहीं, अरे कुछ क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, नहीं कुछ नहीं होगा। जिसका रोग किसी मर्म स्थल में उत्पन्न ना हुआ हो। अब बेटा मर्म स्थल क्या होता है, मैं सब कुछ आगे पता चलेगा आपको। मर्म जानते रहो कि शरीर का वो पार्ट होता है जहां पर चोट लगने पर इंसान की मृत्यु हो जाती है, दैट इज कॉल्ड मर्मस्था। जिस रोग के उत्पादक हेतु पूर्व रूप आदि थोड़े एवं सामान्य हो। अभी मैंने आपसे बताया था कि रोग की परीक्षा करते थे 5 प्रकार के, N प्लस निदान, पूर्व रूप, लक्षण, उपसय, संप्राप्ति। तो जिस रोग में ये सब जो ये पांचों है ना, ये कम हो, या जिस व्याधि में कोई उपद्रव, व्हाट इज उपद्रव, कॉम्प्लिकेशन बेटा, कॉम्प्लिकेशन, जैसे कोई बीमारी हो, इसकी ट्रीटमेंट आप नहीं कर रहे हो तो वो आगे चल कॉम्प्लिकेशन में चेंज हो जाती है, उसको कहते हैं उपद्रव। ये रही सुख साध्य के सुख साध्य के लक्षण। ठीक है। आगे एक बात करते हैं हम कष्ट साध्य की। तो कष्ट मतलब होता है कृच्छ। कष्ट साध्य वे रोग होते हैं जिनमें शस्त्र, छार, अग्निकर्म तथा विष आदि का प्रयोग किए जाते हैं। अब बेटा शस्त्र क्या होता है, मतलब कृच्छ साध्य या कष्ट साध्य बीमारी बेटा वो होते हैं जिसमें सर्जरी, सिजेरियन प्रोसेस, सर्जरी सर्जरी करना पड़ेगा, ऑपरेशन करके हम उसको सही करेंगे ना, वो कष्ट साध्य होता है। आपसे पूछता है एग्जाम में कि शस्त्र साध्य व्याधि जो शस्त्र से ठीक होती है, जो सर्जिकल प्रोसेस से ठीक होती है, वो कौन से में आती है, सुख साध्य आती है कि कष्ट साध्य में आती है? तो आप क्या लिखोगे, कृच्छ साध्य होती है, कष्ट साध्य होती है। ठीक है। अगला अगला आता है याप्य रोग है। याप्य रोग में क्या कहते हैं बेटा, मैंने आपसे कहा था कि इसमें क्या है कि मरीज को कंप्लीटली ट्रीट तो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ दवाओं के ऊपर आप रख के उसको जिंदा रह सकते हो। तो ये कह रहा है कि जैसे शेषत तो आयु, शेष मतलब होता है बची हुई है, अभी आयु उसकी बची हुई है, मतलब मरीज अभी 40 साल 50 साल का है, उसको जीना भी 70 80 साल 90 साल है, उसकी आयु बची हुई है। तो ऐसी अवस्था में हम उसको क्या करते हैं कि एक हितकर आहार विहार या जो उसकी चिकित्सा बनती है उसको हम लगातार सेवन करके उसको हम दवा पर रख के लंबे समय तक उसको जिंदा रह सकते हैं। मैंने आपको बताया एग्जाम्पल दिया, बहुत कॉमन एग्जाम्पल, डायबिटीज, शुगर। शुगर के मरीज को आप देखिए, वो जीवन पर्यंत ठीक नहीं होने वाली बीमारी है बेटा, लेकिन फिर भी क्या करते हैं उसको हम मेटफॉर्मिन पर रख के उसको, उसकी जो ड्रग्स आती है उस पर रख के चलाकर हम उसको लंबे समय तक हम उस बंदे को स्वस्थ बना के रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रत्याख्य। मैंने बताया था प्रत्याख्य वो अवस्था होती है जब डॉक्टर मरीज को जवाब दे देता है कि ये हम भैया इसमें हाथ लगा तो रहे हैं लेकिन बचेंगे कि नहीं बचेंगे हम नहीं जानते हैं। तो जो सुख सात लक्षणों से अत्यंत विपरीत हो, ओके, जो औत्सुक्य, क्या बेटा, औत्सुक्य मतलब होता है उत्सुक हो, मोह हो जिसमें, आरति बेचैनी हो, ये लक्षण इसमें हो,
उसको कहते हैं हम, जिसकी ज्ञानेंद्रियों का नाश हो गया, जिसको मतलब ना तो किसी प्रकार का पेन हो रहा है, ना उसके बॉडी में किसी प्रकार का वो हम रिस्पॉन्ड कर रही है, तो वो प्रत्याख्य स्टेज में चली जाती है। प्रत्याख्य मतलब क्या होता है कि जवाब देके ट्रीटमेंट करो, उसका जवाब दे दो आपकी ये भाई टीटो वाली चीज नहीं है, आप रिस्क ले सकते हो तो रिस्क ले लो। त्याज्य रोगी किसको बताया गया है, आप यहाँ देखिए त्याज्य रोगी किसको कहा गया है। त्याज्य मतलब होता है किस बंदे को चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। वैद्य हो आप लोग, आगे चल के आप लोग डॉक्टर बन रहे हो, आप लोगों को जानना जरूरी है कि किस लोगों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर हिंदी में देखिए आप, जिससे राजा या महाजन द्वेष करता हो, राजा हो या जो महाजन होते हैं ना, महान लोग होते हैं नगर के, उनसे द्वेष करता हो, जो स्वयं अपना दोष द्वेषी हो, जो खुद से भी दोष करता हो, उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है, जो राजाओं से द्वेष करता हो, ठीक है, जो वैद्यों से द्वेष करता हो, भाई वैद्य से द्वेष करेगा उसकी चिकित्सा क्यों करोगे, हमसे ही जब नफरत करोगे तो किसके पास जाओगे इलाज कराने के लिए। जिसके पास चिकित्सा के उपयोगी साधन ना हो, तुम्हारे पास साधन ही नहीं, पैसा ही नहीं है, तुम्हारे पास आने जाने का साधन ही नहीं है। जो व्यग्र हो, जो चिकित्सा कराने में सक्रिय न हो, व्यग्र मतलब होता है बेटा जो चिकित्सा कराने में सक्रिय न हो, मतलब भटकता रहता है, मुझे नहीं ठीक होना है, मैं ठीक हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे सब अच्छा है, ऐसे लोगों को मत करो। जो रोगी चिकित्सक की आज्ञा के अनुसार चलना स्वीकार करता हो, न करता हो, ओके। जो गताई हो, गताई मतलब समझ रहे हो, गताई क्या होता है, जो कहता है कि नहीं ठीक है, इसका इलाज तो अपने आप हो जाएगा, इसका जो ये ज्ञानी जो गांव में होते नहीं है वो टोना और ये नजर वजर झाड़ने और फूकने वाले लोग, उनसे हो जाएगा, वो नहीं जीवित रहता लंबे समय तक। अत्यंत क्रोधी हो, जो शोक आतुर हो, शोक आतुर मतलब होता है कि हर किसी से ना, मतलब कि मतलब शोक आतुर मतलब होता है उसको डर लगा रहता है हरदम, कि हमारा ये नाश ना हो जाए, हमारी पत्नी ना खत्म, हमारे बच्चे ना खत्म हो जाए, पैसा ना खत्म हो जाए। जो भीरू हो, डरपोक हो, कृतज्ञ न हो, जो दूसरों द्वारा किए गए उपकारों को न मानता हो, ठीक है, जो और वैद्यमानी होता है, जैसे वैद्य का ज्ञान ना हो, फिर भी उसको अपने को वैद्य समझने लगते हैं। गाँव होते हैं, आप लोग की पहचान में होंगे, वैद्य नहीं होंगे लेकिन अपने आपको बहुत बड़े डॉक्टर साहब समझते हैं वो लोग। ऐसे लोगों की चिकित्सा मत करिए आप। तो यहाँ पर 12 प्रकार के लोगों को बताया गया है कि जिनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए बेटा, ठीक है। मैं आपसे कहूंगा कि याद करिए इसको, बैठ के आप देखेंगे कि जो आप आपस में दो लोग बैठ के इसको डिस्कस करिए, पूछिए एक दूसरे से, तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। और अध्याय का यहाँ पर खत्म होता है। तंत्र से परम चातो वच्छित अध्याय संग्रह, अब यहाँ से संपूर्ण अष्टांग तंत्र के अध्यायों के संग्रह का वर्णन किया जा रहा है। अभी बताएंगे, जिससे मैंने कि शुरू पहली क्लास में बताया था कि अष्टांग हृदय में बेटा स्थान होते हैं। अब उन स्थानों में कितने चैप्टर होते हैं मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था। यहाँ पर पहले अध्याय में हर अध्याय का, हर स्थान के अध्यायों के बारे में यहाँ लिखा गया है, ठीक है। अभी आपके लिए जरूरी नहीं है, आपके लिए जो जरूरी था मैंने आपको बता दिया, आप उसको ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। अष्टांग हृदय के 6 स्थान कौन कौन से होते हैं इसको आप जरा देख लीजिएगा, मैं आपको बताया था कि कौन कौन से स्थान होते हैं, आप इसको देखिए, आपके लिए वो जरूरी है, ठीक है। तो आपका ये होगा पहला अध्याय समाप्त होता है, ठीक।